यत्कृत्वा विषयी जीवः स लभेत् परमं पदं संसारी न भवेन्नाथ तत्त्वं वद कृपां कुरु। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मंगल देव का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में होने वाला है 2 अगस्त 2026 से लेकर 18 सितंबर 2026 तक। ये टोटल 47 दिन का जो गोचर है मंगल देव का वो मिथुन राशि में है और पहले से विराजमान कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति होगी 18 सितंबर 2026 को। उसकी चर्चा भी आने वाले दिनों में करने वाला हूं, पर फिलहाल आज का जो विषय होगा कार्यक्रम वो 3 हिस्सों में विभाजित होगा। पहले हिस्से में मैं बात करूंगा आपसे, अगर आपकी कुंडली में एक से अधिक ग्रह बलवान हो रहे हों या जन्म कुंडली के 4 प्रमुख अवयव जो अगर कुंडली में मजबूत हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह कितने हैं, नीच के ग्रह कितने हैं, पापक ग्रह में कितने हैं और शुभ ग्रह कितने बने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा होगा। उसके बाद दूसरे हिस्से में इस गोचर विशेष कार्यक्रम पे आपका ध्यान लेके आऊंगा और अंतिम में कार्यक्रम का श्लोक बताऊंगा जो शिव पुराण का है। लाइव होता हूं मैं शनिवार को, जहां आपकी कुंडली का अध्ययन होता है। विषय पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। किसी भी कुंडली के लिए मुख्यतया 4 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उसके बाद ही आप कुंडली पे आते हैं। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि जो कुंडली रूपी भवन है जो बहुमंजिला है और वो पता नहीं जीवन के कौन कौन से क्षेत्रों का बहुत ही सम्यक अध्ययन करा जाती है, उसकी जो नींव टिकी होती है वो किस विषय पर टिकी होती है। तो सबसे पहले लग्न का अंशमान। लग्न का मान अगर बहुत मजबूत बना, इस पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले कार्यक्रम बनाया भी था कि लग्न का मान अगर बहुत अच्छा बना हो, 6 अंश से ऊपर हो और 24 अंश के बीच में हो, 6 से लेकर के 24 अंश तक का जिस किसी भी जातक या जातिका का लग्न मान होता है उसे मजबूती से प्रगति करते हुए देखा जाता है अपने जीवन में। वहीं अगर इससे नीचे मतलब 6 अंश से नीचे और 24 अंश के बाद का लग्न अगर होता है उसके जीवन में स्वास्थ्य और कई प्रकार की समस्या देखने को मिल जाती है। यहाँ तक कि अगर मैं खुद भी अपनी कुंडली के लग्न की मान की बात करता हूँ तो मेरी भी कुंडली में लग्न मान कम ही है, कमजोर अंशों का है। तो ये उदाहरण की बात है। ये पहला बेस है जिस पे कुंडली लगभग टिकी होती है। दूसरा, लग्नेश पर या लग्न पर किसी भी तरीके से, चाहे आपकी कुंडली का लग्नेश पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, कम से कम एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए। अगर ये बात है तो आपकी कुंडली मजबूती से ग्रोथ करने वाली है। अगर ये नहीं है, लग्न और लग्नेश पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति आपकी कुंडली के वार के स्वामी करेंगे। मतलब आपका जो जन्म वार है उस वार के स्वामी आपकी कुंडली में बलवान होने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी जातक का जन्म बुधवार को हुआ है और अगर उसकी कुंडली में बुधदेव लग्नेश बन जाए या बुधदेव लग्न में बैठे हों, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हों या अपने ही उच्च की राशि में बैठे हों, तो ये कुंडली का दूसरा पक्ष आपके हिस्से में आ गिरा। तीसरा सिद्धांत ये कहता है चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं अगर उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बलवान होकर बैठा है, अनुराधा मान लीजिए नक्षत्र में चंद्रमा बैठ गए और शनि आपकी कुंडली में उच्च के बैठ गए या स्वग्रही बैठ गए, तो अब ये
तीसरा जो प्रभाव होगा कुंडली में नक्षत्र के स्वामी का, ये बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा जातक जीवन में बहुत सारी सफलता और श्रेष्ठ और ऊंचे पदों पर विभूषित होते हुए देखा जाता है। ये जन्म कुंडली में तीसरा सिद्धांत है जो लागू होना चाहिए। और चौथा है जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, ये नेत्र हैं ज्योतिष के, और सारे राशियों के स्वामी पहले सूर्य और चंद्रमा ही थे। तो क्या कहा कि अगर किसी जातक की कुंडली में ये तीनों पक्ष बलवान हो गए और चौथा सूर्य और चंद्रमा अगर उसकी कुंडली में बलवान हो गए तो उसकी कुंडली सज गई और बहुत अच्छे तरीके से उस जातक के जीवन में प्रगति देखने को मिल जाती है। एक बात और भी कहूंगा, व्यक्ति के जीवन में जो उसकी प्रगति, आप बाह्य प्रगति देख रहे हैं, बाह्य जो प्रगति उसकी है देख रहे हैं, चाहे मैं देखूं चाहे आप, जो आपको दिखता है, आपने उसकी प्रगति देखी। याद करिए, प्रगति जो आंतरिक होती है वो बहुत दिनों के बाद समाज को दिखाई देती है। साधु संत महात्मा जैसे देवराहा बाबा पूजनीय, उनकी प्रगति आंतरिक थी, है ना, उनकी प्रगति बाह्य नहीं थी। उन्होंने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया था। देहवादी जो होते हैं वो शरीर पर ध्यान देते हैं। मेरे पास एक ना कोई किसी ने वीडियो मुझे भेजा था, उसमें वो एक महिला थी, बेवकूफ़ थी वो, कि नहीं देह की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं भी मानता हूँ, पर कहने का अर्थ यह है कि जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने अपने हड्डी तक को गला दिया है, तब जाकर के उनको कुछ विशेष चीज़ें मिली हैं, तब जाकर के उनकी समाधि से समाज प्रभावित हो पाया है, लाभान्वित हो पाया है। तो क्या कहा कि अगर सूर्य और चंद्रमा किसी जातक की कुंडली में हैं तो उसकी प्रगति आंतरिक भी उतनी ही होती है और बाह्य प्रगति तो खैर होती ही होती है। आंतरिक प्रगति ज़्यादा आवश्यक है कि आपने अपने अंदर अपने आप को कितना जाना है, कितना ढूंढा है। हम समाज को दिखाने के लिए जो प्रगति करते हैं उससे समाज को लाभ हो सकता है, आपको फायदा हो सकता है, पर आंतरिक प्रगति से आप कभी भी, आपका नुकसान नहीं होता और समाज का भी नुकसान नहीं होता। विचार करिएगा जो मैं बात कर रहा हूं उससे आप कितने सहमत हैं कि हमारी यात्रा अंदर की तरफ कितनी है, हम अपनी गलती स्वीकार करने में कितने ऊंचे हो रहे हैं, हम दूसरों की प्रगति को अपनी प्रगति कितना मान रहे हैं। खुश हो गए, वाह बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, मजा आ गया, ऐसा कब भाव निकलता है? तो ये आंतरिक प्रगति है। आपने ईर्ष्या है, आपने द्वेष रखा है, आपने छल है, आपने हड़प लेना है, आप घसोट में लगे हैं, आपकी कीर्ति जो है वो अचल नहीं है, पीठ पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, मतलब बुराई करने वाला कोई काम आपने किया, तो ये आंतरिक प्रगति नहीं है। आंतरिक प्रगति का कोई शत्रु नहीं होता। जिसकी प्रगति आंतरिक रूप से हुई है, अंदर की तरफ हुई है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। अब कलयुग में तो सभी लोग एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। आइए, ये मूलतः इस विषय का पहला हिस्सा था इस कार्यक्रम का। अब दूसरे हिस्से पे आपका ध्यान लेके आता हूं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए मंगल देव का 2 अगस्त 2026 से लेकर 18 सितंबर 2026 तक 47 दिन तक मंगल देव क्या कुछ करने वाले हैं आपके जीवन में। विवाह, परिवार, नौकरी, व्यापार, जो कुछ भी होगा सबके बारे में चर्चा करूंगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं आज का मूल विषय। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए ये होते हैं लग्नेश और राशि के स्वामी। याद करिए मिथुन राशि में है, और मैंने बहुत बार जब कुंडली अध्ययन किया है तो ये बात कही है कि अगर मंगलदेव जन्म कुंडली में नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हों या नीच राशि में विराजमान हों तो आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वभाव को परखने की आवश्यकता होती है। तो भगवान, अगर आप मेष राशि और मेष लग्न के हैं तो आपके राशि और आपके लग्न के स्वामी बहुत अच्छी राशि से गोचर नहीं कर रहे। इस वजह से आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना होगा, आपका निर्णय गलत ना हो। जैसे प्रेम, जैसे विवाह, जैसे निवेश, जैसे पार्टनरशिप, जैसे यात्रा,
जैसे बहुत बड़ा निवेश करना हो, बहुत किसी पे विश्वास कर रहे हैं, तो ये आपको सावधान होना होगा अगले 47 दिन तक, 18 सितंबर। बल्कि मैं तो कहता हूं कि यहां मंगलदेव विराजमान हैं, जब तक ये कर्क राशि को पूर्णतया पार करके अपने मित्र की राशि में ना आ जाएं, तब तक आपको सावधान होना होगा। और बहुत पक्की बात बता रहा हूं, गलत निर्णय प्रायः उन लोगों के होते देखे गए हैं जिनकी कुंडली में मंगलदेव अच्छे नहीं होते। सेनापतित्व का ऑब्जर्वेशन जहां कमजोर हुआ, पूरी पलटन हार जाएगी। ये सेनापति हैं। अगर एक मूवमेंट आपने गलत किया कि आपकी युद्ध की बनी बनाई रणनीति, सारे आप चाहें ही कितने ही सैनिक आपके पास क्यों ना हो, युद्ध हारने की संभावना कई गुना बढ़ जाती। फिर आपको उसकी भरपाई करने के लिए बहुत वक्त देना पड़ेगा। इस वजह से कर्क और मिथुन तक जब तक मंगलदेव हैं, तब तक आपको बहुत धीरे धीरे सावधानी से निकलने की आवश्यकता है। कोई जल्दबाजी मत करिएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं कि ना हो तो, और आप जिस भवन में रह रहे हैं उस भवन की सफाई खुद से करिए। वास्तु देवता की सफाई, वास्तु देवता जिस घर में रहते हैं उस घर के प्रति आभार व्यक्त करिए, उनको प्रणाम करिए, सर झुका करके प्रणाम करिए। जिस कमरे में, जिस घर में आप रहते हैं, वो आपके प्रधान देवता हैं। वहां का बल आपको चहुओर प्रगति देने वाला हो सकता है। मेरी बात को जरा भी हल्के में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, और होते कौन है? व्यय भाव के स्वामी। तो व्ययेश और साथ ही साथ होते हैं सप्तम भाव के स्वामी। ये मारक हो गए। मारक ग्रह नीच का हुआ है, सामान्यतः ठीक है, लेकिन याद करिए कि जब वो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो आपके निवेश और आपके व्यय को गड़बड़ कर सकते हैं, आपके कंसंट्रेशन को, आपके नियमित दिनचर्या को, माता के सुख को कमजोर कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर में कलह का वातावरण ना बने इसका ध्यान रखिए। इसके साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने पे ज्यादा ध्यान रखिए। किसी दूसरे की जिम्मेदारी बेवजह उठाएंगे, ऋणग्रस्त हो जाएंगे। ये वृष राशि वालों को विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत गुंफित स्वर में बात कहूंगा, धन व्यय पे नियंत्रण रखना है। किसी को धन देना है, कोई महंगा गैजेट खरीदना है, तो थोड़ा 1-2 साल, 1-2 महीना रुक जाइए, कर्क राशि तक रुक जाइए। जैसे सिंह में आ जाएगा आप ले लीजिएगा, फिर आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान किया गया निवेश कमजोर हो सकता है और इस समय खरीद बिक्री का जो सुख है वो आपको लाभान्वित उतना नहीं करेगा। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। मिथुन राशि, मिथुन लग्न आप ही की राशि पे गोचर कर रहे हैं, तो मंगलदेव और बुध की ये राशि हो गई है। तो ये क्रिएटिव, और बुध भी जो है वो ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी होती है। तो बुध वालों के ना निर्णय लेने की क्षमता में एक तीव्र धार देखने को मिलेगी और इनकी क्रिएटिविटी थोड़ी बढ़ जानी है। और सामान्यतया अब इनको परोक्ष रूप से किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और उसके बल के कारण मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति भी होते दिखाई दे रहे। बस आपके पास जो शक्ति है, जैसे नाग के पास अगर मणि है, या आपके पास जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा सहयोग और सुख मिल रहा है, जिसके बल पे आपको आगे बढ़ने में सहायता मिल रही है, उसके साथ आपके संबंध खराब नहीं होने देना है। मिथुन राशि बालकपन ना करिएगा, जितना ज्यादा हो सके धैर्य रखिएगा, आपका काम बनेगा। और पूर्व में जितने भी लोग आपके शत्रु थे, अब आपके पास अचानक से पावर शिफ्ट होगा और सब आपके केंद्र में आ जाएंगे। मतलब सबका ध्यान आपकी तरफ बढ़ेगा, इनका प्रभाव बढ़ने वाला है। और दूसरा, मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभेश हैं। लग्न में बैठेंगे, राशि पे बैठेंगे तो अनियंत्रित धन आगमन के स्रोत भी बनेंगे, मतलब धन आएगा। और कौन होते हैं मिथुन राशि की कुंडली के लिए? नौकरी भाव के स्वामी होते हैं। लग्न में विराजमान होंगे, आपके ऊपर इनका प्रभाव होगा, तो नौकरी में पदोन्नति का, मैंने जैसे पूर्व में कहा था, अब सब आपकी तरफ फोकस करेंगे, सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। तो 2 महीने के लिए जो धन है, जो यश है, जो प्रतिष्ठा है, जो लाभ है, ये बढ़ेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं, इरिटेशन दे सकते हैं, है ना। और खेल के क्षेत्र में जो लोग काम करते होंगे उनको ये बहुत ज़्यादा सफलता देने वाले योग बनेंगे। तो मिथुन राशि के लिए ये अच्छा रहने वाला है गोचर। अब बात कर्क राशि की करूंगा। कर्क राशि, कर्क लग्न, आपकी कुंडली कर्क राशि और कर्क लग्न की है, तो ये होते हैं दशम के साथ साथ
पंचम भाव के स्वामी, योग कारक ग्रह अगर नीच का हो रहा है तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सावधान होना होगा। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, पिता, प्रेम, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, इन सभी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस के साथ बढ़ाना होगा। ऑक्यूपाइड रहें उसमें, ताकि आपको कोई ये शिकायत ना करे आपसे कि आप परिवार को समय नहीं देते या नौकरी को आप समय नहीं दे रहे हैं। नौकरी में कोई दुर्घटना घटना के योग न बने, आपको नौकरी से निकाल ना दिया जाए, आपका प्रेशर बढ़ जाए, इसका कोई नुकसान ना हो, ये सावधान रहना होगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि योग कारक ग्रह हैं कर्क लग्न की कुंडली के लिए और उनकी यात्रा बहुत अच्छे भाव में या राशि में नहीं हो रही है, तो बेवजह कई बार आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। हमें यहाँ पे सावधान होना होगा। धन बचाकर काम करना है, फोकस के साथ काम करना है, बजट बनाकर काम करना है और टारगेट को सदैव ध्यान में रखना है। नींद अगर थोड़ी कम भी आती हो तो चलेगा, 2 महीने का समय मेहनत करने का रहेगा। अब बात सिंह राशि की करेंगे। सिंह राशि, सिंह लग्न आपकी राशि और आपके लग्न के लिए चतुर्थ के साथ साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव अर्थात सुख और नवम भाव अर्थात भाग्य। अगर इन भावों का स्वामी सुखेश अगर कमजोर हो रहे हो तो मेंटल पीस को कमजोर कर सकते हैं। भाग्य भाव का स्वामी अगर संघर्ष में जा रहा है तो इस दौरान सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन का हो सकता है। पूर्वजों का आशीर्वाद न मिले, ऊंची शिक्षा प्रभावित हो, विदेश यात्रा प्रभावित हो, भवन भूमि वाहन आदि पे जो निवेश करने की सोच रहे हैं 2 महीना रुक जाइए, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। तो सिंह राशि के जातकों को निवेश करने से पहले और जो आपने किसी को पैसे दिए हैं तो उसकी भरपाई आपको लगातार तगादा करके करने की आवश्यकता है। जिसको आपने पैसे दिए हैं उस पर प्रेशर बनाए रखिए। जहां आपने कोई काम कराने के लिए कोई पैसे दिए हैं उस पर लगातार उसकी इंक्वायरी लेते रहिए, है ना। बहुत ज्यादा किसी पे विश्वास करके अपना काम नुकसान में जा सकता है। इस वजह से कुछ चीजें स्वयं से करने की कोशिश करिए, आलस्य का भाव मत रखिए। तो ये सिंह राशि के जातकों को इतना ध्यान देना, मतलब सजग रहना है। अब बात कन्या की करेंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए राशि से तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अच्छे नहीं होते, अच्छे हैं भी नहीं, पर आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। कन्या लग्न की कुंडली के लिए, कन्या राशि की कुंडली के लिए ये त्रिक और दुह स्थान के स्वामी होते हैं। इस वजह से यहाँ आपको बहुत सटीक निर्णय देने में मंगल का बल थोड़ा कम होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ थोड़ा बहुत साहस आपका बढ़ सकता है जरूर, लेकिन करियर को लेकर के मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपके दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं अकेले। तो पिता माता, घर परिवार, नौकर चाकर और सामाजिक प्रतिष्ठा, यहाँ पे आपको सावधान होना होगा। इसका दूसरा एक नेगेटिव पक्ष ये भी रहेगा, निकल करके सामने आएगा कि आप स्वयं के ही पराक्रम पे कई बार विश्वास नहीं कर पाएंगे, या आपको बार बार आपके माता पिता, भाई बहन, बड़े लोगों के द्वारा पुश करना पड़ेगा, हाँ आगे बढ़ो, नहीं तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, खेल की तैयारी में हैं, कोई भी हैं, किसी भी क्षेत्र में जो विद्यार्थी जन हैं, उनके लिए ये समय अगले 2 महीने तक का बहुत सावधानी से फोकस के साथ काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए और चैप्टर को क्लियर करें कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस बीच में कई बार आप वो काम भी कर रहे हैं जो नहीं करना है ना। तो यहाँ पे आपको कन्या राशि वालों को इतना ध्यान देना है। अब बात तुला की करेंगे। तुला राशि, तुला लग्न आपके लिए ये द्वितीय के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं। कन्या राशि और तुला राशि के लिए अच्छे नहीं होते, मतलब मारक ग्रह जो है वो जन्म कुंडली में कुपित है, थोड़ा बहुत परेशान है। तो जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के कारण कई बार आपका धन और आपकी दिनचर्या, आपके पड़ोसियों के साथ संबंध, माता पिता, इष्ट पित्र जो भी हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो कई बार लोगों की आपके प्रति अनास्था का भाव जागृत हो जाए। आप चाहे जितना कुछ कर दें, सामने वाले का विश्वास बटोरना आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा जब तक ये कर्क राशि को पार नहीं कर जाते हैं। मतलब वृश्चिक राशि से पहले तुला राशि के जातकों को अभी क्रेडिट मिले ना मिले, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हम अपना फोकस बनाए रखेंगे, हम अपना पराक्रम देते रहेंगे, इनपुट देते रहें। आउटपुट का समय 2 महीने बाद, 47 दूना 94 दिन बाद, 47 दूना 94 होता है उतने दिन बाद। मतलब मिथुन राशि से जब तक
मंगल देव कर्क को पार करके जब तक सिंह राशि में नहीं आएंगे तब तक थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता है। इस वजह से सावधान होना होगा। मतलब हमें अभी लाभ और हानि का विचार नहीं करना है, चुपचाप काम करते रहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आपके तो लग्नेश ही होते हैं और लग्नेश के साथ साथ जन्म कुंडली के छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। अब अगर लग्नेश संघर्ष में है तो स्वास्थ्य, दिनचर्या, आयु, पराक्रम, सुख, सौहार्द, मानसिक शांति और बहुत सारी चीज़ें, जो भी नौकरी वगैरह सारा कुछ, हमें यहाँ पे फोकस बढ़ाना होगा। हमें सावधान रहना है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं और जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, कोई हमारी चापलूसी तो नहीं कर रहा, कोई हमारे पीछे षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, कोई हमें हमारी गद्दी से उतारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। हमारी समस्या आने वाले 2 महीने में बढ़ ना जाए, 80-84 दिन के लिए बढ़ ना जाए। इस वजह से बहुत सावधान, सतर्क और बहुत गंभीर। अगर ऐसा नहीं होगा तो नुकसान के योग बढ़ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को भी निस्संदेह सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल धैर्य रखें और सिंह राशि में आने का इंतजार करें। फिर आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक यश तीनों एक साथ बढ़ने वाला होगा। लेकिन अभी हमें फूंक फूंक करके कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, सावधान रहना होगा। उसके बाद अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि धनु लग्न आपकी राशि के लिए पंचम के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस आधार पर निवेश करने से पहले, दूसरों की जिम्मेदारी लेने से पहले, व्यय करने से पहले, यात्रा करने से पहले, संतान, प्रेम, विवाह, दाम्पत्य, इन सभी विषयों पे हमें सावधान रहना होगा। हालांकि आपके ऊपर अगर मंगल की दृष्टि है, मंगल जा रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, तो साहस बल मिलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धनु राशि के जातकों के लिए और आपकी कुंडली के लिए तो ये अच्छे भाव के स्वामी होते हैं। जब ये सिंह राशि से यात्रा करेंगे तो आनंद ज़्यादा आएगा, पर फिर भी हमें अभी जल्दबाजीपन से बचना होगा। किसी भी तरीके से कोई उग्रता, व्यवहार में शठता और किसी से लड़ाई झगड़ा आदि करने से अपने आप को शांत रखिए। कोई ऐसा रिस्पॉन्स मत दीजिए जिससे आपका काम नुकसान में जाए। आप गंभीर हैं, गंभीर बनाए रखिए। अभी किसी को उत्तर नहीं देना है, प्रतिक्रिया देने से तो विशेषतया बचने की आवश्यकता है। अब बात करूंगा मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न आपकी राशि से ये 11वें भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। मानसिक शांति, मेहनत करने का बल, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में थोड़ा निगेटिव ही है। मकर राशि के लिए भी वो बहुत अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, चतुर्थेश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 11वें भाव के स्वामी होने के कारण ये पापी भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। इस वजह से मन में पाप न बढ़े, है ना, लालच न समाये, ईर्ष्या न हो जाए। लोग आपकी सच्चाई जान करके आपसे शत्रुता मोल सकते हैं। इस वजह से जो कमजोरी है उसे अंदर ही अंदर समाप्त करिए, खत्म करिए, उसको बाहर आने मत दीजिए। कहते हैं कि जो नुकसान देने वाली चीजें होती हैं, कुछ चीजें आपको छुपा कर रख लेने की आवश्यकता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो बाहर आ जाएंगी तो बड़ा बवंडर हो जाएगा। इस वजह से उसे शांत रखिए। अपने अंदर की कमजोरी और आपने जो गलती की है उसे स्वीकार करिए और अंदर ही अंदर अपने आप को प्रायश्चित में लेके जाइए कि हाँ, मैंने गलती की थी और उसकी कैसे भरपाई आप कर सकते हैं, इसका चिंतन करना होगा। तो ये मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए बहुत ही बड़ी गंभीर बात मैंने कही है। आपको यहाँ पे सावधान होना है कि लोग आपके बारे में कोई झूठी प्रतिक्रिया न दें और लोग आपकी सच्चाई जान करके आपसे द्वेष न करने लग जाएं। इसका सावधान रखना होगा। इस मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। क्लियर है? अब बात कुंभ राशि कुंभ लग्न की करते हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न राशि से तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और होते हैं 10वें स्थान के स्वामी। पराक्रमेश नीच के हैं। गलत निर्णय, किसी दूसरे के प्रति जो वैर भाव है वो कई बार आपका नुकसान कर देगा। और अपने पराक्रम पे बहुत ज्यादा विश्वास मत करिए, अपने संगी साथियों पर बहुत ज्यादा विश्वास मत करिए, क्योंकि कई बार वो वक्त पे आपके काम नहीं आएंगे और आपकी अपनी क्षमता और अपनी ऊर्जा ही आपका ईंधन जला सकती है। दूसरों के घर में रखे ईंधन से आप कब तक खाना पकाएंगे? सवाल ये उठता है कि आपने कितना बढ़िया
समायोजन किया है। सुनियोजित तरीके से जीवन जीना होगा, वास्तविकता का परिचय अपने आप को कराना होगा। किसी दूसरे को कमजोर बताने से पहले स्वयं की कमजोरी और मजबूती से अपना परिचय कराइए। ये कुंभ राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं, है ना। व्यय संतुलित हो तब किसी दूसरे को उपदेश दीजिए। हम वो बात किसी दूसरे को तब तक नहीं बता सकते जब तक स्वयं पर हमारा नियंत्रण न हो जाए। हम बाहर से दिखाने को कुछ और अंदर से कुछ और हैं। हमें यहां भी आवश्यकता है अपने आप को परखने की। सच्चाई कुछ लोगों के गले नहीं उतरेगी, लेकिन कुंभ राशि वालों को इस तरीके का बदलाव अगले 47 दिन तक करना होगा। यश, मान, संतान के प्रति आपका रवैया, आपका व्यवहार, आपका प्रेम के प्रति जो आपकी कृतज्ञता है, आपकी व्याभिचारता आपको कष्ट में लेके जाएगी। इस वजह से सामने वाले के प्रति कृतज्ञ होइए और उसके प्रति ईमानदारी रखिए। अपने प्रति भी और रिश्तों के प्रति भी ईमानदारी बरकरार रखिए। आपका काम, आपका ऑफिस और आपकी जिम्मेदारियां, इन सबको बेहतर तरीके से निभाने का बल बढ़ाना होगा अगले 47 दिन तक। आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि, मीन लग्न, आपकी राशि से ये धन भाव के स्वामी के साथ साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं। धर्म प्रभावित हो रहा है, वाणी प्रभावित हो रही है, निर्णय प्रभावित हो रहा है, परीक्षा का परिणाम प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आज हमें अगर नहीं मिला है तो आगे नहीं मिलेगा। नहीं, लगे रहिए, काम बनेगा। साहस, बल, धैर्य का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आपका परिणाम आपके पक्ष में आएगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। हाँ, लेकिन अगली बार के लिए आप पूरी प्लानिंग के साथ और भी मजबूती से उतरिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पूर्व के मामले हैं, पुराने मामले हैं, कोर्ट केस कचहरी का मामला है, वो सब आपके लिए मुंह बाए खड़े हैं और सब आपको ही निहार रहे हैं। और सबके प्रति आपका रवैया चाहे जैसा भी हो, आपको लेकर के सारे लोग अच्छा ही भाव रख रहे हैं। धन संपदा इकट्ठा हो, संपत्ति का मान बढ़े, मूल्य बढ़े, और आपने जो समाज के लिए किया है, आपने जो रिश्तेदारों के लिए किया है, अब उसकी वास्तविक कीमत मिलने वाली है। ये बात मैंने मीन के लिए कही। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा मैंने कहा बढ़ेगा। आपने चाहे जिसके लिए जो कुछ किया है, कई बार आपको ये एहसास होगा कि मैंने इसके लिए अच्छा नहीं किया था, पर इसने वक्त पड़ने पर मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। तो ये मीन राशि वालों के साथ मंगलदेव ऐसा प्रभाव देने वाले हैं। मैं उस तरीके के राशिफल में विश्वास नहीं करता, धन मिलेगा, नौकरी बढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या होगा डिमडम, पर मूलतः राशिफल का और गोचर का यही असर होना चाहिए कि आपको कहाँ ध्यान देना है ना। जो होना है वो तो मैं बदल कैसे सकता हूँ, वो तो मेरे बस के बाहर है। साक्षात ब्रह्मदेव नहीं बदल सकते, तो मैं टुच्चा आदमी क्या बदलूंगा। हाँ, पर जो गणनाएं शास्त्र में लिखी गई हैं कि यहाँ पे ग्रह गया है तो आपको यहाँ से सावधान होना है, मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा रहता है ना। और बाकी गंभीर लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे बड़ी प्रशंसा है इस बात की। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। देवी मैया कहती हैं कि जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर जाता है तथा पुनः संसार के बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व का आप मुझे बताइए कि वो क्या है। मतलब क्या अर्थ निकला कि भगवान भोलेनाथ और सती मैया 10,000 वर्ष तक विहार करते रहे और संपूर्ण सुख भोगा, लेकिन अंततोगत्वा उनको भी परमात्मा की याद आई, या परमात्मा स्वरूप, परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा भगवान से देवी मैया ने प्रकट किया। मुझे बताइए कि वो कौन सा है जिसके पास जाकर के आपको किसी भी विषय की इच्छा नहीं रहती है, जिसको पा लेने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है, जिसको देख लेने के बाद कुछ भी देखने का मन नहीं करता है, जिसको सोच लेने के बाद ऐसा लगता है जैसे यही विचार दिमाग में निरंतर चलता रहे। और आप कभी ना भगवान के पास जाकर के ये सोचिएगा, ऐसा लगे है भगवान ये हटे नहीं, ये जो तीर लगी है ध्यान की उस विषय पे, उस वस्तु पे, उस भगवान के उस चिंतन पे, जो भगवान का विग्रह है उस पे लगा हुआ है, अब थोड़ा भी हिले नहीं। क्योंकि ये जो है ना, हमारा मन बड़ा एकदम वैसा है, बिल्कुल ऐसा लुंज पुंज है, वो तुरंत विषय में घूम जाता है, लट्टू है, वो लट्टू हो जाता है। तो देवी मैया ने अपना मन प्रकट किया, अपनी मनसा जाहिर की कि मुझे उस परम तत्व का ज्ञान कराइए जिसको जानने के बाद माया और मोह के विषय में कभी भी जानने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बाकी की चर्चा कल होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।